मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज हम गुप्त साम्राज्य के पतन के विषय पर आप लोगों से चर्चा करेंगे और यह समझाने का प्रयास करेंगे कि किन किन कारणों से गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया, जबकि इतना अच्छा साम्राज्य था और इसमें हर तरह से इसमें कई महान शासक हुए। अंतिम महान शासक स्कंद गुप्त की भी मृत्यु 467 ईस्वी में हो गई। इसके बाद काफ़ी तेजी से इस साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। 2 शताब्दियों के निरंतर उत्थान होने के पश्चात शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य, इस वंश के अंतिम शासक कौन थे? स्कंदगुप्त थे। उनकी मृत्यु के बाद बहुत तेजी से इस साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो गया। यद्यपि स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने किसी न किसी रूप में 550 ईस्वी तक मगध पर अधिकार रख सकने में सफलता प्राप्त की थी, परंतु इसके पश्चात भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग का दावेदार गुप्त साम्राज्य सदा के लिए विलोपित हो गया। इस साम्राज्य को स्वर्ण युग के नाम से भी जानते थे और इतने अच्छे प्रशासन और इस साम्राज्य का संचालन होने के पश्चात भी कुछ ऐसी खामियां इसके अंदर आ गई जिस कारण इस साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। गुप्त साम्राज्य का पतन किसी कारण विशेष का परिणाम नहीं था, बल्कि विभिन्न कारणों ने इस दिशा में अपना योगदान दिया, जिसके कारण उसका पतन होना प्रारंभ हो गया। आप सभी जानते हैं कि जब जिसका शासक ही अयोग्य होगा, वहाँ की शासन व्यवस्था सही नहीं हो पाई। हम इस साम्राज्य के पतन के कुछ कारणों को उत्तरदायी मान सकते हैं, जिसमें अयोग्य तथा निर्बल उत्तराधिकारी का होना, उच्च पदों का आनुवंशिक होना, योग्य लोगों का उच्च पदों पर पदस्थापित नहीं होना, शासन व्यवस्था का संघात्मक स्वरूप, शासन की जो व्यवस्थाएं थी उसमें बहुत सारी विकृतियां आ गई थी। इन सब कारणों से उसका पतन होना प्रारंभ हुआ। प्रांतीय शासकों के विशेषाधिकार मिल गए थे। वाह्य आक्रमण जो हुआ, चूंकि यहाँ की शासन व्यवस्था लचर हो चुकी थी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी प्रारंभ हो गया था, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। गुप्त साम्राज्य के पतन का तत्कालिक कारण यह था कि स्कंदगुप्त के बाद शासन करने वाले राजाओं में उतनी योग्यता और कुशलता का अभाव था। वो उतने कुशल नहीं हुए जितना अंतिम शासक स्कंदगुप्त था। उसके पूर्व के लोग थे, उन लोगों के द्वारा राजपाट बढ़िया से चलाया जाता था और उन लोगों के द्वारा जो भी राजपाट चलता था, उसके कुशल प्रशासक होने के साथ साथ वे लोग काफ़ी मजबूती के साथ अपने शासन को चलाया। धीरे धीरे उस साम्राज्य के जितने राजा जो हुए, वो दिन प्रतिदिन निर्बल होते गए। उन लोगों की कुशल साम्राज्य संचालित करने की कुशलता क्षीण होती गई। गुप्त वंश के प्रारंभिक नरेश बहुत ही योग्य, शक्तिशाली, समृद्धशाली थे। समुद्रगुप्त और उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतने की आकांक्षा रखते थे। विक्रमादित्य की ये इच्छा थी कि मैं जितनी भी पृथ्वी है इस संसार में,
उन सारे पर हम अपनी राज्य को स्थापित करें, ऐसी आकांक्षा, ऐसी उनके मन की भावना होती थी। कुमारगुप्त प्रथम भी इतना योग्य था कि उसने विशाल साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा, सबको एक बनाए रखा। स्कंदगुप्त एक वीर और पराक्रमी योद्धा था, जिसने पुष्पमित्र और हून जैसे भयानक शत्रुओं को भी परास्त किया था। परंतु उसके बाद के गुप्त राजाओं में वीरता और कार्यकुशलता नहीं थी। गुप्त राजकुमारों में अपनी वैमनस्य और विद्वेष की भावना आपसी हो गई थी। घर में गृह कलेश हो गया था। कुछ राजकुमारों ने विभिन्न भागों में अपनी स्वतंत्रता सत्ता भी कायम कर ली थी। तत्कालीन विक्षुब्ध राजनीतिक वातावरण सम्राट की वीरता, पराक्रम और कार्यकुशलता की अपेक्षा करता था, परंतु गुप्त शासकों में इन सारी गुणों का घोर अभाव था, जिस कारण इसका पतन होना प्रारंभ हो गया। साम्राज्य का विघटन असंभावी था। बंटवारा हुआ गुप्त साम्राज्य का स्वरूप संघात्मक था। साम्राज्य के अनेक सामंती इकाइयाँ थी। गुप्त काल के सामंतों में मौखौरी, उत्तर गुप्त, परिवारजक, सनकांजी, वैरमन, मैत्रक आदि के नाम से उल्लेखनीय है। इन वंशों के शासक महाराज की उपाधि ग्रहण करते थे। स्थानीय राजाओं तथा गणराज्यों को स्वतंत्रता दी गई थी। गुप्त शासन अनेक छोटे राज्यों का राजा होता था। सामंत एवं प्रांतीय शासक अपने क्षेत्र में पर्याप्त स्वतंत्रता का अनुभव करते थे। प्रशासन की यह सामंती व्यवस्था कालांतर में साम्राज्य की स्थिरता के लिए अभिशाप सिद्ध हुई। जब तक केंद्रीय शासन शक्तिशाली रहे तब तक तो दबे रहे। जब तक केंद्र में जो शासन थी वो मजबूत थी तब तक ये सारी बातें थी। लेकिन जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व निर्बल हुआ, राजाओं की स्वतंत्रता अपने आप को घोषित करने लगे, जिसके फलस्वरूप गुप्त साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो गया। जितने भी केंद्र के अंदर जो भी साम्राज्य थे वो धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र करते चले गए, अपने आप को, अपने अधिकार को लागू करने लगे, अपने साम्राज्य का संचालन अपने अनुसार करने लगे, जिससे धीरे धीरे इस साम्राज्य का पतन होते गया। गुप्त प्रशासन में सभी ऊंचे ऊंचे पद पर वंशानुगत होते थे। योग्य लोगों को वहाँ पद नहीं मिला जाता था। जो लोग उस काम करते थे उन्हीं के वंश के लोगों को उस पद को सुशोभित करने का अवसर प्राप्त होता था। इन सारी बातों से भी धीरे धीरे ये ह्रास होते गया और गुप्त साम्राज्य का पतन होते गया। जो हरिसेन जो एक महादंड नायक था का पिता ध्रुवभूति भी इसी पद पर कार्य कर चुका था। चंद्रगुप्त द्वितीय के सचिव वीरसेन के उदयगिरी गृहालेख से पता चलता है कि यह आनुवांशिक रूप से अपने पद का उपयोग कर रहा था। करमदंडा लेख से पता चलता है कि कुमारगुप्त का एक मंत्री पृथ्वीशेष भी अपने पिता के बाद इस पद पर नियुक्त हुआ था। कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि जो लोग अच्छे पदों पर उनके पिता थे, उन्हीं के पुत्रों को उस पर बैठाया गया, जिसके फलस्वरूप व्यवस्था कभी कभी अयोग्य व्यक्तियों के इन पदों पर नियुक्त हो जाते थे, जिससे शासन तंत्र में शिथिलता आ जाती थी। ऐसे पदाधिकारियों की सफलता पूर्णतया सम्राट पर निर्भर करती थी। ऐसे समय में जब गुप्त साम्राज्य निर्बल व्यक्तियों के हाथों में था, तब ये पदाधिकारी अवश्य राज्य की एकता और अस्थायित्व के लिए घातक सिद्ध हुए। गुप्त युग में प्रांतीय शासक और सामंतों को अनेक विशेष अधिकार प्राप्त थे। अपने अपने प्रदेशों में सम्राट के समान ही सुख सुविधाओं का उपभोग करते थे। ये महाराज की उपाधि धारण करते थे। सामंतियों के सेना रखने का अधिकार था। वे अपने अधिकार क्षेत्र की जनता के कर सूचते थे, अपने अनुसार ही कर लेते थे और देते थे और निर्धारण उसका करते थे। अग्रहार दान की प्रथा भी प्रचलित थी। इसके अनुसार सम्राट ब्राह्मणों को भूमि दान देता था। इस प्रकार की भूमि से संबंधित समस्त अधिकार भी दानग्रही व्यक्ति को मिल जाते थे। ऐसी भूमि की स्थिति में समस्त चरगाहों, खानों, निधियों, बेगार आदि के ऊपर भी उसका अधिकार हो जाता था। आर्थिक तथा राजनीतिक दोनों दृष्टि से यह व्यवस्था साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई। इसमें एक और जहां राज्य की आय कम हो गई, वहीं दूसरी ओर दानग्रही छोटे राजा बन बैठे। जिन लोगों को जो भूमि दी गई थी वो लोग भी ब्राह्मण लोग अपने आप को अलग अलग राजा छोटे छोटे घोषित कर लिए थे। प्रांतीय पदाधिकारियों की नियुक्ति स्वयं राज्यपाल ही किया करता था, तो इस विषय में वह सम्राट से परामर्श भी नहीं करता था। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि उन प्रांतों में राज्यपाल प्रणदन के अपने पुत्र
चकापली को गिरनार नगर का नगरपाल नियुक्त किया था। इस व्यवस्था से कर्मचारियों में राजभक्ति प्रांत के राजपाल के प्रति होती थी, न कि सम्राट के प्रति। प्रांतों में जूनागढ़ का विशेष स्थान था। वहाँ के राजपाल न तो अपने अभिलेखों में गुप्त संबंध का प्रयोग करते थे और न नियमित रूप से सम्राट का उल्लेख करते थे। ये सब बातें थी जो अच्छे सम्राट थे उनका कोई चर्चा नहीं होती थी। वहीं विद्रोह की आशंका सदैव बनी रहती थी। यही कारण था कि प्रांतों में सर्वप्रथम जूनागढ़ ही स्वतंत्र हुआ था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं यदि गुप्त राजपालों ने प्रांतों में अपने प्रभाव बढ़ाकर श्रोत होने की चेष्टा की हो। गुप्त साम्राज्य के पतन में वाय आक्रमण का विशेष हाथ रहा। ऐसे आक्रमण में हूनों का आक्रमण हुआ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गुप्त शासन में हून संकट के ओर दृष्टिकोण बहुत बुद्धिमत्तापूर्वक पूर्ण नहीं रहा। स्कंदगुप्त के यद्यपि हूनों को परास्त किया था, तथापि सिंधु घाटी को जीतकर उन्हें पश्चिम सीमा को सुरक्षित करने का प्रयास नहीं किया। उसके केवल हुन संकट के कुछ समय के लिए केवल टाल दिया। आगे भी इन सब विषयों पर हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए